हेलो व्यूअर्स, आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आइए हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं अपने उन विषय वस्तु की जिसको हम लोग पीछे छोड़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोगों के अध्ययन का केंद्र रहेगा संचार, क्योंकि इससे पहले हम लोग परिवहन और संचार की एक श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे। उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया था। एक टॉपिक उसमें शेष रह गया था संचार का। आइए आज हम लोग उस संचार को कवर करने का प्रयास करते हैं। संचार के अंतर्गत हम लोग संचार की परिभाषा, संचार के प्रकार और संचार के प्रमुख साधनों का चर्चा करेंगे। संचार से जुड़े हुए प्रश्न कक्षा 10 में और 12 में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। इसके साथ साथ संचार एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो विभिन्न विषय के अध्ययन का केंद्र बन जाता है। तो हमने संचार को उस अनुरूप आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं हम लोग संचार को। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग संचार की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संचार से जो जुड़े प्रश्न आते हैं वह बेहद ही आसान होते हैं, जिसमें संचार की परिभाषा पूछी जाती है। कभी कभी संचार के महत्व या लाभ पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में संचार के कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और वहाँ से प्रश्न लाए जाते हैं। इसके अलावा संचार से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, जैसे डाक व्यवस्था हो गया, रेडियो, दूरदर्शन, यहाँ से एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न उठाए जाते हैं, जिसको हमने इसमें समेटने का प्रयास किया है। शुरुआत करते हैं हम इसकी परिभाषा से। संचार क्या है? तो आइए देखते हैं। हमने इसका परिभाषा आपके बोर्ड पर अंकित कर दिया है, वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि संचार के बारे में देख रहे हैं कि संचार, जिसका अंग्रेजी कम्युनिकेशन होता है, यह लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन एक भाषा है, तो लैटिन भाषा में एक शब्द है जिसको कहते हैं कम्युनिस, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। तो संचार एक सामान्य वर्ड हो जाता है। और संचार को अगर हम दूसरे लहजे में देखें तो यह संस्कृत के भी एक शब्द जो कहते हैं, जैसे वर्ब होता है तो संस्कृत में धातु चलता है, तो संस्कृत के यह चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना या फिरना। तो संचार क्या होता है? यह चलता है। कैसे चलता है? तो दो व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों के बीच यदि इसके संभाषण को, उसके अभिव्यक्ति को, उसके विचार को रखा जाता है, एक व्यक्ति और यहाँ दूसरा व्यक्ति, दोनों के बीच यदि बातों विचारों का आदान प्रदान होता है तो यह क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। परिभाषा के रूप में ये जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संवाद, संदेश, विचार, अभिव्यक्ति इत्यादि का प्रेषण करना या पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार जो है यह मनुष्य के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि हमारे और आपके बीच अभी संबंध हो रहा है, यदि हमारे और आपके बीच विचारों का, अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वह किसके माध्यम से हो रहा है? आप खुद जान सकते हैं, यह संचार ही है। तो संचार एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए आज यह बहुत तेजी से पनप रहा है। संचार के मामले में बहुत सारे विद्वानों ने भी अपनी परिभाषाएं सामने रखी है। बहुत से विद्वान हैं, जिसमें कुछ प्रमुख विद्वान जो थे, जिसमें नाम आता है न्यूमैन एवं समर का। इनके परिभाषा को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो न्यूमैन एवं समर के अनुसार जो संचार की परिभाषा है, आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं क्या है। तो न्यूमैन एवं समर ने कहा है कि संचार जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, अभिव्यक्तियों एवं भावनाओं का आदान प्रदान है। तो यह संचार की परिभाषा हो जाती है न्यूमैन एवं समर के अनुसार। यहाँ दो परिभाषाएं आ गई, एक ऊपर में लिखा हुआ परिभाषा आप देख रहे हैं और एक दूसरा। तो जब सिर्फ परिभाषा है तो आप ऊपर वाले परिभाषा के साथ एक विद्वानों का परिभाषा भी अगर लगा देंगे तो यह बहुत ही सटीक हो जाएगा। वैसे
विद्वानों के सीरीज में और भी बहुत से विद्वानों ने परिभाषा दिया है, जिसमें थियो हेमन और लुइस एलेन, ये भी विद्वानों का परिभाषा काफ़ी सराहनीय है, जो इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ दो परिभाषा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यह संचार से जुड़ा हुआ तथ्य हो गया कि संचार, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, यह विचारों का, अभिव्यक्तियों का क्या है, आदान प्रदान है। संचार में जो मुख्य बातें आती है वो क्या है कि संचार में दो पक्ष होगा। एक तरफ प्रेषण होगा और एक तरफ जो है, जो समझने वाला होता है, जो समझने वाला व्यक्ति होता है, और इसके बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, वो संचार होता है। तो ये संचार के पक्ष हो गए। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो संचार है, यह संचार के कुछ प्रकार हैं। तो हम लोग संचार के प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं कि संचार के कितने प्रकार चल रहे हैं। आइए जानते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार को मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। देखिए क्या क्या प्रकार है। तो सबसे पहला जो संचार का प्रकार है वह है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का क्या अर्थ हो गया कि इशारों में बहुत सारे बात हम लोग जो क्या करते हैं वह व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन इशारों में करते हैं। जैसे बाय बाय करना होता है, किसी को अभिवादन करना होता है, हाथ जोड़ करके सिर्फ हम कर देते हैं। कभी काफ़ी व्यस्त होते हैं तो हम इशारों में कुछ बात कर देते हैं। तो ये जो हमारा एक संप्रेषण है, ये जो हमारा एक अभिव्यक्ति है, जो हम संकेताक्षरों में करते हैं, यह क्या है, सांकेतिक। तो संचार का एक प्रकार ये हो गया सांकेतिक। दूसरा संचार का प्रकार है मौखिक। यहाँ हम कोई लिखित संवाद नहीं करते हैं, मौखिक कुछ कह दिए वो बातें आ जाती है। तो यह एक संचार का प्रकार ये भी है, मौखिक। तीसरा जो संचार का प्रकार है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको क्या है, यह है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब यह हो गया कि आप अकेले खुद हैं और अपने मन से ही कोई बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी को कोई पुरानी कहानी याद आ जाती है, या कभी आप बहुत टेंस होते हैं तो अकेले में बहुत सोच विचार करने लग जाते हैं, या अगला प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो आप खुद में अकेले में एकांत में बैठ करके और खुद से जब चिंतन करते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, तो वह जो आपका संप्रेषण है, जो आप अपने से बात कर रहे होते हैं, यह होता है अंतःवैयक्तिक संचार। तो संचार का एक ये भी प्रकार है। दूसरा संचार है अंतर्वैयक्तिक। अब ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ अंतःवैयक्तिक आप अकेले थे, और अंतर्वैयक्तिक को फेस टू फेस संचार भी कहा जाता है। तो यहाँ दो व्यक्ति होगा, आमने सामने जब दोनों में बातें होगी, आप कोई दो मित्र बैठ करके बात कर रहे होते हैं, कोई दो बड़े विचारक अपने में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनका जो फेस टू फेस कंट्रैक्शन होता है वो है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो यहाँ तक हमने संचार के 4 रूप देख लिए। अब जो अगला रूप है संचार का वो है समूह संचार। समूह संचार, इसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। यहां था कि 2 ही व्यक्ति जो है वो आमने सामने है, और समूह संचार में क्या होता है, एक ग्रुप होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 10 फ्रेंड मिल करके या 2 से अधिक मित्र मिल करके आप बात कर रहे होते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, तो यह क्या हो गया, समूह संचार। क्लास में जब बातें होती है तो वो क्या होती है, समूह संचार। गांव घर में कभी पंचायत होती है, कोई सभा होती है, मीटिंग बुलाई जाती है, धर्म सभा होती है, तो ये सब क्या है, ये समूह संचार है, जहां ग्रुप में बातें रखी जाती है। तो इस प्रकार के संचार को समूह संचार कहा जाता है। और संचार का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो है जन संचार, जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। तो संचार का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी हम लोग संचार के रूप में बात करते हैं, यह है जन संचार। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो जन संचार की बात कर रहे हैं। तो इन जन संचार को करने वाला, अर्थात जब संचार क्या होगा, बहुत बड़े लेवल में, मास लेवल में जब वो किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, तो वो जन संचार कहलाता है।
तो जनसंचार कहलाने के लिए या जनसंचार करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आइए जानते हैं कि जनसंचार के जो साधन क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जनसंचार के साधन। ये साधन को जनसंचार के साधन, अब यहां पर इसके दो रूप सामने आएंगे। एक रूप तो इसकी उपलब्धता के आधार पर, जैसे जनसंचार के साधन को दो रूपों में बांट दिया गया। एक श्रव्य साधन, यहां उदाहरण भी पूछ दिया जाता है 1 नंबर वाले प्रश्न में भी कि श्रव्य साधन का उदाहरण कौन सा है या दृश्य साधन का उदाहरण कौन सा है। तो जनसंचार के ये दो साधन आपके सामने आ गए, श्रव्य साधन और दृश्य साधन। श्रव्य साधन का मतलब होता है कि जब हम लोग संचार करते हैं तो जिसे हम सुन करके करते हैं। तो सुनते किस किस में है, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, तो ये क्या हो गया, श्रव्य साधन। और दृश्य जिसको हम लोग देख करके करते हैं। तो देखने में हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज का देखते हैं, तो इसमें टेलीविजन आ जाएगा, चलचित्र या जिसे हम सिनेमा कहते हैं, ये सिनेमा आ जाएगा। तो ये सारे जो उदाहरण हो जाएंगे ये दृश्य के आ जाएंगे। अब इसी को फिर रूप में भी बांट दिया गया है जो मास लेवल पर चलता है। तो जनसंचार के ये साधन आपको दो रूप में आएंगे। क्या क्या आएंगे, एक है व्यक्तिगत और एक है सार्वजनिक। जनसंचार का एक वर्ग हो गया व्यक्तिगत और दूसरा वर्ग क्या हो गया, सार्वजनिक। अब व्यक्तिगत में क्या क्या आता है, तो देखिए जिससे हम खुद अकेले में बेनिफिटेड होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत संचार होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से ही ज्यादा प्रश्न लिया जाता है। तो व्यक्तिगत संचार में आ जाएगा आपका पत्र, आप जो पत्र प्रेषित करते हैं, पत्र रिसीव करते हैं, इसमें आ जाएगा तार, इसमें डाक, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, जो आप पर्सनल यूज करते हैं, ये सारे व्यक्तिगत संचार के क्या हो गए, साधन हो गए। यानी कि आप खुद से अकेले के रूप में, कोई जरूरी नहीं है कि यहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन सार्वजनिक में ये होगा कि एक बार यदि ये पब्लिश हुआ तो बहुत सारे लोगों के सामने ये उपस्थित हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, सार्वजनिक संसाधन ये आ जाएगा रेडियो, रेडियो के बाद आ जाएगा पत्र, जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसमें आ जाएगा सिनेमा, इसमें आ जाएगा टेलीविज़न, etc। तो ये सारी चीज़ों जो होगी, इसमें आप उपग्रह संचार को भी रखते हैं। तो ये सारे जो संचार के साधन हो गए जो व्यक्तिगत के रूप में और सार्वजनिक रूप में, यहाँ से ये जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से अलग अलग चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्तिगत संचार में पत्र अर्थात डाक व्यवस्था जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हम लोग आइए इस टॉपिक में इसको कवर करने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों का जो डाक प्रणाली है, जो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्तिगत संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए हमने भारतीय डाक प्रणाली जो है, उसके लिए आपके सामने वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं, उसकी एक मैंने सीरीज यहाँ पर आपके लिए जारी की है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, जिसको लगभग इन टॉपिक से यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। ये इसको आइए इसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो ये है भारतीय डाक प्रणाली, जो व्यक्तिगत संचार का एक माध्यम होता है। भारत में ये कैसे कैसे पनपा, हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारतीय डाक प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1766 ईस्वी से 1766 से भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत होती है। और इस समय ये लॉर्ड क्लाइव, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल से शुरू हुई। तो ये लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल से 1766 ईस्वी में भारतीय डाक प्रणाली की स्थापना की गई। इसके बाद और आगे कहानी बढ़ी तो 1774 में कोलकाता में जीपीओ की स्थापना हुई। अब जीपीओ का फुल फॉर्म हो जाता है जनरल पोस्ट ऑफिस, सामान्य डाकघर कहा जाता है, जो बड़े बड़े डाकघरों को जीपीओ के रूप में जाना जाता है।
और ये प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया। तो ये 1774 में कोलकाता में आया, फिर और अन्य शहरों में, मुंबई में, चेन्नई में भी खोला गया। तो ये जीपीओ की स्थापना की गई और ये डाक प्रणाली जो थी, पत्रों को, संवादों को जो बिना आदमी के पहुंचे एक व्यवस्था शुरू की गई, जिसके माध्यम से ये पहुंचने लगा। तो ये इसकी शुरुआत हुई। फिर 1837 ईस्वी में भारत में विधिवत पहली डाक सेवा की जो है वो शुरुआत की गई। फिर आया 1854 में डाक विभाग को और बढ़िया से स्थापित करने के लिए एक भारतीय डाक विभाग गठित किया गया, अर्थात भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। ये 1854 ईस्वी था और ईस्वी भी, तिथि भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई, जो अभी वर्तमान तक चल रहा है। इसे कहते हैं भारतीय डाक विभाग। अब जब डाक विभाग की शुरुआत हो गई तो उसमें बहुत सी अलग अलग सेवाओं को भी जोड़ा गया। तो उस सेवाओं के सीरीज में आइए देखिए, 1879 इस समय बहुत सस्ती सेवा शुरू की गई कि आप अपने अभिव्यक्ति को, एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस में कार्ड मिलता था जिसे पोस्ट कार्ड के नाम से जाना जाता था। आजकल हमारे 10वीं के छात्र लगता है कि वो देखे भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग पोस्ट कार्ड, तो इसे आप डाकघर से जाकर देख सकते हैं। अभी शायद 50 पैसा में दे रहा होगा, उस समय 15 पैसे की हम लोग जो थे देख रहे थे, 15 पैसे में आती थी और हम लोगों ने भी इसका काफ़ी यूज़ किया है। तो ये पोस्ट कार्ड बहुत ही सस्ती होती थी। आज तो ये पत्र लेखन की सुविधा ही बंद हो चुकी है। आज तो टेलीफोन और बाकी चीज़ें इस तरह हावी हो गया है कि ये लेखन परंपरा जो है वो लगभग सिमटता चला जा रहा है। तो ये पोस्ट कार्ड बहुत ही साधारण हुआ करता था। जब स्टूडेंट घर से बाहर पढ़ाई कर रहे होते थे तो पोस्ट कार्ड पर अपने संदेश अपने अभिभावक को भेजते थे और अभिभावक भी वहाँ जो कम्युनिकेशन होता था, संवादों का आदान प्रदान होता था, वो इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से होता था। ये 1879 में जो है इसकी शुरुआत हो गई और उसके बाद धन रुपया मंगाने, लाने ले जाने के लिए पोस्ट ऑफिस ही व्यवस्था करती थी। तो वो व्यवस्था थी 1880 में शुरू हुई, जिसको कहा गया मनी ऑर्डर, MO। मनी ऑर्डर के माध्यम से रुपये घर से बाहर दूर तक पहुंचाए जाते थे और ये जवाबदेही डाक विभाग की ही होती थी और वो सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता था। उसके बाद जो डाक विभाग अपने परंपरा को और आगे बढ़ाया, उसमें और गति लाई। तो 1907 ईस्वी में RMS, जिसको हम लोग रेलवे मेल सर्विस कहते हैं, रेल डाक सेवा, ये द्रुत गति से पहुंचा दी जाती थी। बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने का ये माध्यम हो जाता था। तो 1907 ईस्वी में डाक विभाग ने रेल से भी डाक पहुंचाने की व्यवस्था की। तो ये हो गया RMS, रेलवे मेल सर्विस। और आपने पहले जो हमारा एपिसोड था वायु परिवहन, उसमें आपने देखा ही होगा कि 1911 में जो शुरुआत हुई थी भारत में वायु परिवहन की, वो डाक सेवा के माध्यम से हुई थी, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। तो ये डाक सेवा जो है यहाँ पर भी आ गई। तो रेलवे के साथ साथ वायु के माध्यम से भी जो है डाक का, मेल का काम शुरू हो गया। उसके बाद डाक विभाग बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें 1935 में एक व्यवस्था आई कि IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यह भी एक पत्र जैसा होता है और बहुत सारे लोग जो छात्र हमारे हैं फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनका जो शुल्क होता है वो IPO के माध्यम से भी हम लोग डाकघर में जा कर के और 1 रुपया से लेकर के विभिन्न रुपये मूल्य की जो है जितना जिसमें फी होता है वो हम लोग खरीदते हैं। ये होता है IPO। बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि IPO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जितने मूल्य की लेंगे उसका कुछ अतिरिक्त शुल्क देना होता है और इसके माध्यम से आप IPO खरीदते हैं। तो ये 1935 में IPO की शुरुआत डाक विभाग ने की। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही इसकी, वो 1972 ईस्वी आया, जब डाक विभाग में पिन कोड की शुरुआत हुई। 6 अंक का, 6 डिजिट का एक सीरीज जारी किया गया और उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को 8 जोन में डाक विभाग ने बांटा। हमारे यहाँ भारत के, पूरे भारत की श्रृंखला को, जो हम पूरे भारत के राज्य देखते हैं, उसको विभिन्न जगहों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग तरीके से जोनों में बांटने का प्रयास किया गया। जैसे आपने जो हमारा स्थल परिवहन था रेलवे के द्वारा, तो आपने देख लिया कि रेलवे उसको कितने जोनों में बांटा, 18 जोनों में रेलवे के द्वारा बांट दिया गया।
और यहां डाक विभाग ने भारत को 8 जोन में बांटने का प्रयास किया है। आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहां कि पिन कोड, ये जो पिन कोड की शुरुआत थी वो 1972 में, यहां से प्रश्न उठाया जाता है, आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। 1972 पिन कोड, तो ये पिन कोड का जरा सा फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, उसको भी देख लीजिए कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पिन कोड जो चलता है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये नंबर होता है और इसके माध्यम से डाक विभाग ने पूरे भारत को एक नंबर जारी किया हुआ है। ये 6 अंकों का होता है। 6 अंकों की जो श्रृंखला होती है उसको भी यहां जानने का प्रयास कर लीजिए। ये जो 6 अंक होता है, हमने बताया कि ये 8 जोन में बटा हुआ है। किसके माध्यम से? पिन कोड के माध्यम से। जो पूरा भारत है वो 8 जोन में बटा हुआ है। हम मान लेते हैं कि दिल्ली से शुरुआत करते हैं, तो दिल्ली की जो श्रृंखला शुरू होती है वो 1 से होती है। अभी हमने बताया कि इसमें कितने नंबर होते हैं? 6। तो ये लेटर जो है, जो अलग अलग जो इसके डिजिट हैं वो क्या क्या प्रदर्शित करता है, इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो पहला जो डिजिट होता है वो जोन अर्थात क्षेत्र को प्रदर्शित करता है कि ये, और इसका सीधा सीधा संबंध समझ लीजिए कि ये राज्य से जुड़ा हुआ है, कि किस राज्य को ये पत्र जाना है। तो पहला अंक ये बता दिया। अब 2 अंक जो बीच के हैं, ये 00 हो सकता है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो ये जो है सब जोन या डिस्ट्रिक्ट, जिला को दर्शाता है। इसको आप ये समझ लीजिए कि ये जिला को दर्शाता है। तो राज्य, और राज्य के बाद कहां पहुंच गया? जिला। तो कितने अंक आ गए? यहां पर 1 अंक आया और यहां पर 2 अंक आया। यहां 1 और यहां 2, 3 आ गए। बाकी के बचे यहां 3 अंक, यहां 3 अंक बच गया। तो ये स्थानीय डाकघर को बतलाता है। ये किसको बतलाता है? स्थानीय डाकघर को बतलाता है। अब मान लीजिए यहां 1 2 3 है, तो ये पिन कोड बन गया 110123। तो ये किसी गंतव्य को होगा। ये राज्य को दर्शा लिया, ये उसके जिले को दर्शाया, और ये उसका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, जो डाक विभाग ने जारी किया है, ये पिन कोड होता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, जरा आइए हम लोग इसको एक मानचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक मानचित्र बनाने का प्रयास किया है और इस मानचित्र के माध्यम से आप इन पिन कोड को देख सकते हैं। नंबर 1 देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ, ये सारे ऊपर के जो राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये जो जोन 1 है उसमें आता है। फिर जोन 2 में सिर्फ 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ गए। जोन 3 में आपका पश्चिमी राज्य जो है, इसमें देख लीजिए राजस्थान, गुजरात, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो उसके केंद्र शासित है, ये जोन 3 में आ गया। जोन 4 में बीच के जो राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा, यहां तक ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सारा पार्ट है, ये जोन 4 में आ गया। उसके बाद जोन 5, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 2 था, बाद में तेलंगाना आ गया, तो ये जोन 5 में आ गया। और जोन 6, ये नीचे, सबसे नीचे चले जाइए, जोन 6, इस तरह से सीरीज ऊपर से नीचे आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6 में देख रहे कौन कौन राज्य है? तमिलनाडु और केरल, ये 2 मुख्य राज्य थे। बाद में इसमें पुदुचेरी और लक्षद्वीप, जो ये इधर का एरिया था, इसको समेट लिया। तो जोन 6 ये डाक के विभाग आ गया। फिर जोन 7 आगे चला गया, और 7 को याद रखिए कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य हैं, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर्स के जितने स्टेट्स हैं, साथ में पश्चिम बंगाल को इंक्लूड कर दीजिए, तो ये जोन 7 में हो गया। ये कंप्लीट एरिया जो है ये जोन 7 में आ गया। और जोन 8 में बिहार और झारखंड, बिहार था, जब झारखंड अलग अस्तित्व बनाया तो झारखंड भी आ गया। तो 8 नंबर में बिहार झारखंड आ गया। तो इस प्रकार आप इसको यहां से देख सकते हैं। ये 8 जोन जो है ये किसके द्वारा बना दिया गया है? ये 8 जोन डाक विभाग ने बनाया है, और आप इस पिन कोड के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे मानचित्र से समझाने का प्रयास किया। तो जो डाक व्यवस्था है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिन कोड ही आया, और इस पिन कोड की शुरुआत कब हो गई? तो आप इसको जान गए 1972 ईस्वी में। उसके बाद
फिर आगे बढ़ा तो 1985 ईस्वी में 1985 में क्या कर दिया गया, इससे पहले टेलीकॉम सर्विस इसके साथ हुआ करता था, दो पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम सर्विस को अलग अलग कर दिया गया 1985 में। और एक प्रश्न डाक विभाग से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई, तो वो 1 अगस्त 1986, 1 अगस्त 1986 को डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत कर दी गई। तो ये हमारे डाक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ गए। और डाक की जब बात हो गई तो हम लोग तार या टेलीग्राम की भी बात कर लेते हैं। तार या टेलीग्राम, इसकी शुरुआत 1851 ईस्वी में हुई। यहां से सीधा सीधा प्रश्न आता है कि तार या टेलीग्राम की शुरुआत कब हुई, तो ये 1851 ईस्वी में हुई थी। और पहली टेलीफोन सेवा जो थी, पहली टेलीफोन सेवा ये 1881 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुई। ये भी रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है कि टेलीफोन सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 1881 से विधिवत कोलकाता से हुई। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी जो जनसंचार के माध्यम थे और ये व्यक्तिगत रूप से जो किए जाते हैं, तो इसके कुछ तथ्यात्मक पहलुओं का अवलोकन किया। अब इसकी एक दूसरी सीरीज हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें आपको सार्वजनिक जनसंचार के जो सार्वजनिक माध्यम है उसका जो मैंने यहाँ उदाहरण पेश किया था उसको थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं संचार के सार्वजनिक जो साधन है उसके रूप में। वर्तमान में जो अभी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसका प्रतिक्रिया हम तक भेजने का प्रयास करेंगे और जल्द मिलते हैं आपके सामने संचार के दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए रखें। जय हिंद।